संबंध के क्वेश्चनों को लगाने के बाद अब जो चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, तो अब हम लोग स्टार्ट किया जाए फलन। फंक्शन अब ये फलन क्या चीज है? वह नियम जिससे एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से इस प्रकार जुड़े कि इस समुच्चय के प्रत्येक तत्व का, इस समुच्चय के प्रत्येक तत्व का संबंध इस समुच्चय के एक और केवल एक अवयव से हो। ये इसके किसी एक तत्व से जुड़ा हो, ये इसके किसी एक तत्व से जुड़ा हो, ये इसके किसी एक तत्व से जुड़ा हो। ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि ये भी इसी से जुड़े, ये भी इसी से जुड़े, ये भी इसी से जुड़े, या ये इससे जुड़ जाए। मतलब इसका कोई एक तत्व इसके एक से अधिक तत्वों से जुड़ सकता है, संबद्ध हो सकता है, लेकिन इसका एक ही तत्व दो संख्याओं से न जुड़े। फिर से एक बार समझिए, वह नियम फलन कहलाएगा, वह नियम फलन कहलाएगा जिस नियम से दो समुच्चय एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े कि इस पहले समुच्चय के हर तत्व का इस दूसरे समुच्चय में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मतलब इसका एक ही तत्व इसके एक से अधिक तत्वों से जुड़ सकता है, लेकिन इसका कोई भी तत्व लेंगे तो वो इस समुच्चय के एक और केवल एक तत्व से ही जुड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से तीन को भी संबद्ध कर दें और एक से ही चार को भी संबद्ध कर दें। एक जगह से एक तत्व दो संख्याओं से नहीं जुड़ सकता, दो तत्वों से, लेकिन एक ही तत्व इसका एक ही तत्व इसके एक से अधिक तत्वों से भी जुड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक तो एक से ही जुड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा तत्व भी हो। वह नियम जिसके द्वारा एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से इस प्रकार जुड़े कि इस पहले समुच्चय के हर तत्व का इस दूसरे समुच्चय में यूनिक अद्वितीय तत्व से संबद्ध हो। यह हो गई फलन की परिभाषा, यह हो गया फलन का मतलब। फलन को मैथ में अधिकतर y या fx से प्रदर्शित करते हैं। फलन को y या fx से प्रदर्शित करते हैं। अब आपने लिख दिया y बराबर x+1 या fx बराबर
x प्लस 1, यानी जो y है फलन वो कब मिल रहा है? जब हम x में एक जोड़ रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम ऐसे दो ठो क्लोज्ड फिगर बना दिए, क्लोज्ड फिगर, इसमें हमने रखा 2, 3, 4 और इसमें हमने रख दिया -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 2 का तीर हम पहुंचा दिए 3 तक, 3 से एक तीर निकाले और 4 तक पहुंचा दिए, फिर 4 से एक तीर निकाले 5 तक पहुंचा दिए। तो सोचिए, अगर ये तत्व प्रदर्शित कर रहे हैं x को, तो ये सारे तत्व किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? x प्लस 1 को। 2 से निकला तीर 3 तक पहुंच रहा है, मतलब उससे बड़ा। 3 से निकला तीर 4 तक, 4 से निकला तीर 5 तक। तो अगर ये सारे तत्व, ये समुच्चय x है, तो फिर ये क्या है? ये है x से एक ज्यादा, यानी x प्लस 1। मान लीजिए y बराबर x² प्लस 1 हो, 1, 2, 3 ले लें। अब देखिए, x की जगह अगर हम 1 रखते हैं, एक का वर्ग 1 और एक में एक जुड़ेगा 2 यहां लिखना जरूरी है। फालतू चीजें भी लिख सकते हैं, जो जरूरी है वो तो रहे। 2 को यहां पर रखें, 2 का वर्ग 4, 4 में जुड़ेगा 5, 2 का 3 कहां तक पहुंचेगा? 5 तक। अगर यहां 3 को रखें तो 3 का वर्ग हो गया 9, 9 में एक जुड़ेगा 10, और भी भाज्य संख्या इसमें लिख सकते हैं। अब सोचिए, अगर ये प्रदर्शित कर रहा है x को, तो फिर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है x² प्लस 1। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। एक को x y के रूप में लिखा गया है और दूसरे वाले को चित्र बनाकर प्रदर्शित किया गया है। जब किसी फलन को इस तरह से चित्र बनाकर तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब हम इसे कहते हैं प्रतिचित्रण, यानी मैपिंग। तो अब समझिए, फलन ही प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण ही फलन है। दोनों में केवल इतना अंतर है कि फलन को x y या f(x) के रूप में लिखते हैं और प्रतिचित्रण में इसी चीज को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जब मन करे फलन को प्रतिचित्रण लिखिए और जब मन करे प्रतिचित्रण को फलन। फलन ही प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण ही फलन है। अब देखिए, जब हम प्रतिचित्रण बनाते हैं तो हो सकता है
कि एक ही तत्व के पास कई तीर पहुंचे। जैसे अगर आपका फलन है ये आपका फलन, अगर हम x की जगह 1 रखें तो ये पूरा गुणनफल 0 हो जाएगा, और फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, यानी 1 रखने पर मिलेगा 4। अगर हम 2 रखें तो इसके 0 होने के कारण ये पूरा गुणनफल 0 हो जाएगा, और तब 0 में 4 जुड़ेगा तो मिलेगा 4, यानी 2 रखने पर भी मिला 4, 3 रखने पर भी मिलेगा 4, 4 रख दें तो कुछ और मिल जाए। 4 रखने पर 4 में से 1 घटेगा 3, 4 में से 2 घटेगा 2, 4 में से 3 घटेगा 1 प्लस 4, इनका गुणनफल 6 और 4 जोड़ दीजिए 10। आपने देखा एक ही तत्व के पास 3 तीर पहुंचे, और एक तत्व के पास एक ही तीर पहुंचा। तो अब दिमाग में बैठाइए, ऐसा हो सकता है प्रतिचित्रण में या फलन में कि एक ही तत्व के पास कई तीर पहुंचे, लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? एक से चला तीर 3 पर पहुंचे, और फिर एक से चला तीर 4 पर पहुंचे। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा जादुई चीज आ गया है, मतलब ये जादू में ही संभव है, वास्तविकता में संभव नहीं। आपके पास एक ऐसा जादुई चीज आ गया है कि जब आप उसमें 1 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, और फिर जब 1 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है। ऐसी कोई चीज हो, क्या लगता है आपको? ऐसा संभव होगा? नहीं। तो एक ही तत्व के पास कई तीर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक ही तत्व से कई तीर नहीं चल सकते। ये फूल है, ये पेड़ है, ये फूल है तो समझिए कि ये पेड़ है। अब ये फूल 2 पेड़ों का हो, एक फूल है जो इस पेड़ का भी हो और उस पेड़ का भी हो, क्या ये संभव है? नहीं। लेकिन ये वाला फूल इस पेड़ का हो, ये वाला भी फूल इसी पेड़ का हो, और ये वाला फूल भी इसी पेड़ का हो। एक पेड़ पर एक ही फूल फरेगा, खिलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तो ये समझिए फूल है, फ्लावर, और ये है पेड़। एक ही फूल एक से अधिक पेड़ों का नहीं हो सकता, लेकिन एक ही पेड़ के कई फूल हो सकते हैं। तो फलन में आपने पहली चीज जानी कि एक ही तत्व के पास कई तीर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक
ही तत्व से एक से अधिक तीर नहीं चल सकते। ये एक फलन नहीं है, ये एक फलन है। अब देखिए, जहां से तीर चलता है उसको पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, और जहां तीर पहुंचता है उसको प्रतिबिंब, इमेज भी कहते हैं। जहां से तीर चलता है इसमें कोई फालतू तत्व नहीं होता, लेकिन जहां पर तीर पहुंचता है उसमें कोई फालतू तत्व भी हो सकता है। जिस वृत्त से तीर चल रहा है उसमें कोई फालतू तत्व नहीं होगा, लेकिन जहां तीर पहुंच रहा है इसमें कुछ एक्स्ट्रा तत्व हो सकते हैं। अब आप तीन चीजें जानिए। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। क्या है इन तीनों समझा जाए। प्रांत का मतलब हो गया जहां से तीर चल रहा है उसके सारे तत्वों का समुच्चय। जहां से तीर चल रहा है उसके सारे तत्वों का समुच्चय। सहप्रांत क्या है? जहां तीर पहुंच रहा है उसके सारे तत्वों का समुच्चय। इसमें कोई एक्स्ट्रा तत्व नहीं रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा तत्व भी हो सकता है, जैसे 6 तक कोई तीर नहीं पहुंचा लेकिन 6 है, और बढ़ा के लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, यहीं पे -1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। सहप्रांत का मतलब हो गया जहां तक तीर पहुंच रहा है उसके सारे तत्व। परिसर क्या है? परिसर में सहप्रांत के केवल वे तत्व लिखे जाएंगे, केवल वे तत्व लिखे जाएंगे जहां तक कोई ना कोई तीर पहुंचा। 2 लिखिए, 4 लिखिए, लेकिन 6 मत लिखिए, एक्स्ट्रा तत्व मत लिखिए। जहां तक कोई ना कोई तीर पहुंचा है केवल उनको लिखिए। तो प्रांत का मतलब हो गया पूर्व प्रतिबिंब के तत्वों का समुच्चय। सहप्रांत का मतलब हो गया प्रतिबिंब के सारे तत्वों का समुच्चय। और परिसर का मतलब हो गया, परिसर का मतलब प्रतिबिंब के केवल उन तत्वों का समुच्चय
जिनका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब हो, जिनका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब हो। अब क्या जानना है? फलन या इसी को कहते हैं प्रतिचित्रण के प्रकार। तो प्रतिचित्रण के प्रकार को दो ग्रुप में बांटिए। प्रतिचित्रण के प्रकार को दो ग्रुप में बांटिए। त्रिभुज के प्रकार जैसे होता है, तो त्रिभुज के प्रकार को दो ग्रुप में बांटा जाता है। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। इसी तरह से फलन या प्रतिचित्रण के प्रकार को दो ग्रुप में बांटिए। पहले ग्रुप में अंतःक्षेपी आच्छादक इंटू ऑनटू। पहले ग्रुप में दो हैं, अंतःक्षेपी आच्छादक। दूसरे ग्रुप में दो हैं, एकाकी बहुएक। 1 1 many 1। प्रतिचित्रण के प्रकार को आप दो ग्रुप में बांटिए। एक ग्रुप में है अंतःक्षेपी आच्छादक, दूसरे ग्रुप में है एकाकी बहुएक। अब देखिए क्या होता है अंतःक्षेपी। और क्या होता है आच्छादक। पहले ये दोनों समझिए। अंतःक्षेपी का मतलब है कोडोमेन का कम से कम एक तत्व डोमेन के किसी तत्व का प्रतिबिंब न हो। अब देखिए उदाहरण, एक का तीर पहुंचा 2 तक, 2 का तीर पहुंचा 5 तक। किसी भी चीज का तीर 6 तक नहीं पहुंचा। किसी भी संख्या का तीर 1 तक नहीं पहुंचा। कोडोमेन का कम से कम एक तत्व, कम से कम एक तत्व ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी तत्व का प्रतिबिंब न हो। मतलब अगर इसमें कोई भी एक्स्ट्रा तत्व दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो फलन है वो अंतःक्षेपी फलन है। जो प्रतिचित्रण है वो अंतःक्षेपी
छेपी प्रतिचित्रण है। और देखिए, एक का तीर पहुंचा 2 तक, 2 का तीर भी पहुंचा 2 तक, 3 का तीर भी पहुंचा 2 तक, 5 के पास कोई तीर नहीं पहुंचा। कोई ना कोई यहां पर 1 ठो, 2 ठो या 3 ठो, 4 ठो ऐसे तत्व आपको दिखाई दें जिन तक कोई तीर न पहुंचा हो, तो ये किस श्रेणी में आएंगे? अंतःक्षेपी। आच्छादक का मतलब कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के किसी न किसी तत्व का प्रतिबिंब हो। अगर ये 1 और 6 ना रहे, 6 को भी हटा दीजिए, जितने हैं वहां तक तीर पहुंच रहा, कोई फालतू तक तो नहीं। 1 का तीर 2 तक, 2 का तीर भी 2 तक, 3 का तीर पहुंचा दीजिए 5 तक, या 5 को हटा दीजिए, एक भी फालतू तत्व नहीं है अगर, तो यह प्रतिचित्रण कहलाएगा आच्छादक। उसके बाद है एकाएकी 1-1 मैपिंग। कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के अधिक से अधिक एक ही तत्व का प्रतिबिंब हो। अब देखिए एकाएकी का क्या मतलब है। ये जो आप देख रहे हैं, ये और ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों एकाएकी प्रतिचित्रण है, क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक तत्व, कोडोमेन का प्रत्येक तत्व डोमेन के अधिक से अधिक एक तत्व का प्रतिबिंब है। ये इसके एक ही तत्व का प्रतिबिंब है और ये इसके एक भी तत्व का प्रतिबिंब है। कहने का मतलब है इन दोनों में ये देखना है कोई फालतू तत्व है या फालतू तत्व नहीं। अगर फालतू तत्व है तो अंतःक्षेपी, अगर फालतू तत्व नहीं है तो आच्छादक। इसमें यह नहीं देखते हैं कि कितना तीर पहुंचा, कितना तीर नहीं पहुंचा, मतलब तीरों की संख्या नहीं देखते, फालतू तत्व देखते हैं। और इसमें देखते हैं तीरों की संख्या, फालतू तत्व है या फालतू तत्व नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। जहां भी पहुंचे एक ही तीर पहुंचे, जहां भी पहुंचे एक ही तीर पहुंचे, तब यह फलन कहलाएगा एकाएकी। और बहुएक का मतलब है बहुएक का मतलब है
कि कोडोमेन का कम से कम एक तत्व डोमेन के एक से अधिक तत्वों का प्रतिबिंब हो। कोडोमेन का कम से कम, कोडोमेन का कम से कम एक तत्व ऐसा हो जो डोमेन के एक से अधिक तत्वों का प्रतिबिंब हो। ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 और दूसरे में 2 5, ये बहुरेख है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 2 5, या ये इसको यहां पहुंचा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों बहुरेख। क्यों? ये नहीं देखना है फालतू तत्व है कि नहीं। अगर कहीं भी एक जगह भी अगर एक से अधिक तीर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं एक जगह भी अगर एक से ज्यादा तीर पहुंचता दिखाई दे रहा है, तो वो किस ग्रुप में आएगा? बहुरेख। अब फिर से सुनिए, अंतःक्षेपी का क्या मतलब है? अंतःक्षेपी का मतलब है कि फालतू तत्व हो, एक तो फालतू तत्व हो या एक से अधिक। आच्छादक का क्या मतलब है? एक भी फालतू तत्व न। एकाएकी का क्या मतलब है? जहां पहुंचे एक ही तीर पहुंचे, यानी या तो तीर पहुंचे ना, अब पहुंचे भी तो एक ठो पहुंचे, या तो तीर पहुंचे ना या पहुंचे भी तो एक ही ठो पहुंचे। बहुरेख का मतलब है कहीं ना कहीं एक से अधिक तीर पहुंचे। मान लीजिए फलन है cos x, कोई भी फलन है, तो वो अंतःक्षेपी और आच्छादक में से कोई एक होगा। या तो अंतःक्षेपी होगा या तो आच्छादक होगा। और एकाएकी और बहुरेख में कोई एक ठो होगा, या तो एकाएकी होगा या तो बहुरेख। कोई भी फलन है तो उसमें दो खासियत होगी, इन दोनों में कोई एक होगा, इन दोनों में कोई एक होगा, उसकी दो खासियत होगी। अब देखिए, अगर हम यहां पर रखते हैं 30 अंश, तो cos 30 का मान करीब 3/2। अगर हम यहां पर रखते हैं 390 अंश, cos 390 अंश का मान भी 360 में 30 बढ़ा दीजिए
cos 390 का मान, या इस चतुर्थांश में cos धनात्मक होता है तो 360 में से 30 निकाल दीजिए तो आ जाएगा 330 अंश। cos 30 का, या तो याद कर लीजिए, cos 30 का मान भी कर्णिम 3/2 होता है, cos 330 का मान भी कर्णिम 3/2। कर्णिम 3/2 आ गया। cos 0 का मान भी, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान cos 90 का मान 0, cos 180 का मान -1, cos 180 का मान -1, cos का मान -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप यहां पर 1 से बड़ी कोई संख्या लिखें, 2 लिख दें, या -1 से छोटी कोई संख्या लिख दें, तो यहां तक कोई तीर नहीं पहुंचेगा, यहां तक कोई तीर नहीं पहुंचेगा, यानी फालतू तत्व है, इसलिए यह आच्छादक नहीं बल्कि अंतःक्षेपी। अगर फलन है cos x, अंतःक्षेपी आच्छादक में कुछ दिखाना कि अंतःक्षेपी है कि आच्छादक, तो बस आप एक तत्व ऐसा दिखा दीजिए cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, cos के साथ कोई भी कोण रखो 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि cos का मान कभी 1 से ज्यादा होता ही है, तो 2 तक कोई तीर नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब यह है अंतःक्षेपी। और यहां पर क्या लिखेंगे, जो अंतःक्षेपी की परिभाषा में लिखे थे, कोडोमेन का एक तत्व डोमेन के किसी भी तत्व का प्रतिबिंब नहीं। यहां पर 12 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, वहां तक कोई तीर नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब cos x कैसा है, अंतःक्षेपी। और एक ही है कि बहुएक, तो आप दिखा दीजिए कि cos 30 का मान कर्णिम 3/2 होता है और cos 330 का मान भी कर्णिम 3/2 होता है। अगर आपने ये दिखा दिया कि cos 30 का मान भी इतना, cos 330 का मान भी इतना, और आप जानते हैं कि cos के साथ बहुत ऐसे कोण रखे जा सकते हैं जब हमेशा यही मान हो, तो इस तरह से cos 90 का मान होता है 1, cos 270 का मान भी होता है 1। तो कोडोमेन का एक ही तत्व डोमेन के कई तत्वों का प्रतिबिंब, इसका मतलब है कि ये अगर कहीं भी एक से अधिक तीर पहुंचता हुआ दिख गया तो इसका मतलब ये है बहुएक। तो इस तरह से ये फलन है अंतःक्षेपी और बहुएक।